हेलो स्टूडेंट्स, फिर से आप सभी का स्वागत है इस लेक्चर में। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम लोग कवर कर रहे हैं सामयिकी को, यानी कि करंट अफेयर्स को। और आज इस उपलक्ष्य में हम देखेंगे 24 दिसंबर 2024 में हुई कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम बात करेंगे कुछ राज्य समाचारों के बारे में, कुछ बैंकिंग और वित्तीय समाचारों के बारे में, कुछ रक्षा समाचारों के बारे में, कुछ विज्ञान और प्रौद्योगिकी समाचारों के बारे में, कुछ महत्वपूर्ण दिनों की खबरें, कुछ नियुक्तियां और इस्तीफे समाचार, कुछ रैंक और रिपोर्ट समाचार, कुछ शोक समाचार, कुछ पुरस्कार और मान्यताएं समाचार। यानी कि राज्य समाचार, बैंकिंग और वित्तीय समाचार, रक्षा समाचार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी समाचार, महत्वपूर्ण दिनों की खबरें, नियुक्तियां और इस्तीफे समाचार, रैंक और रिपोर्ट समाचार, शोक समाचार, पुरस्कार और मान्यताएं समाचार। लेकिन शुरुआत से पहले हर बार की तरह इस बार भी हमारे पास एक छोटा सा डिस्क्लेमर है, असवीकरण है, जो कि हमें यहां समझना बहुत जरूरी है इससे पहले हम आगे प्रस्थान करें। तो असवीकरण कुछ इस प्रकार है। हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए हैं। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों के बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के मालिक हैं और कोई चिंता या समस्या है तो कृपया sathi@iitk.ac.in पर हमसे संपर्क करें और हम इन छवियों को हटा देंगे। आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो पहले हम बात करते हैं राज्य समाचारों के बारे में। तो पहला समाचार है, उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने वित्त वर्ष 25 के लिए 17,865.72 करोड़ रुपए का दूसरा अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया। 17 दिसंबर 2024 को उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने वित्तीय वर्ष 2024 से 25 के लिए 17,865.72 करोड़ रुपए का दूसरा अनुपूरक बजट पेश किया। पूरक बजट फरवरी 2024 में प्रस्तुत 7.36 लाख करोड़ रुपए के मूल बजट का 2.42% है। ऊर्जा विभाग के लिए राज्य के ऊर्जा संसाधनों और बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए 8,587.27 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। अन्य प्रमुख आवंटनों में पशुपालन के लिए 1,001 करोड़ रुपए, लोक निर्माण विभाग के लिए 805 करोड़ रुपए, सूचना विभाग के लिए 505 करोड़ रुपए, पंचायती राज के लिए 454.01 करोड़ रुपए और चिकित्सा, शिक्षा और परिशिक्षण के लिए 354.54 करोड़ रुपए शामिल है। ठीक है, तो यदि बात करें इस खबर के बारे में तो देखिए, पहली चीज जो आपको याद रखनी है कि सुरेश कुमार खन्ना कौन है, वो वित्त मंत्री हैं कहां के, उत्तर प्रदेश के। अब हम बात करते हैं अनुपूरक बजट की। देखिए, जो उत्तर प्रदेश का मुख्य बजट था उसको फरवरी 2024 में प्रस्तुत किया गया, जो कि कितना था, 7.36 लाख करोड़ था। लेकिन किन्हीं कारणोंवश अभी एक और, या आप कह सकते हैं कुछ और फंड की जरूरत थी, आवश्यकता थी, इसीलिए सरकार ने इसे देखते हुए एक अनुपूरक यानी कि मौजूदा फंड का ही एक और 2.42% फंड जारी किया है, जो कि 17,865.72 करोड़ रुपए है। ठीक है, अब ये जो है, ये असल में ऊर्जा संसाधनों और बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए और साथ ही साथ कुछ और विभागों की हाल ही की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जारी किया गया है। जैसे कि ऊर्जा विभाग के लिए 8,587.27 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। वहीं पे पशुपालन के लिए 1,001 करोड़ रुपए, लोक निर्माण विभाग के लिए 805 करोड़ रुपए, सूचना विभाग के लिए 505 करोड़ रुपए, पंचायती राज के लिए 454.01 करोड़ रुपए और परिशिक्षण के लिए 354.54 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। ठीक है, वहीं पे अब हम बात करते हैं बैंकिंग और वित्तीय समाचारों के बारे में।
तो डीपीआईआईटी और एचडीएफसी बैंक ने भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर किए। दिसंबर 2024 में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने के तहत उद्योग और आंतरिक व्यापार संबंधन विभाग यानी कि डीपीआईआईटी ने एचडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। साझेदारी का उद्देश्य स्टार्टअप को विश्व स्तरीय बैंकिंग और वित्तीय सेवाएं मार्गदर्शन, ज्ञान साक्षाकरण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम प्रदान करना है ताकि नवाचार और विकास को प्रोत्साहित किया जा सके। डीपीआईआईटी ने विनिर्माण क्षेत्र में स्टार्टअप्स को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने के लिए टैली सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के साथ भी एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। डीपीआईआईटी भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम के तहत भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री पहल शुरू करने जा रहा है। तो यदि हम बात करें इस खबर के बारे में तो देखिए, सबसे पहले आपको यहां जानना है कि एचडीएफसी बैंक के बारे में। तो हम बात करें एचडीएफसी बैंक के बाद तो देखिए, भारत का सबसे बड़ा जो बैंक है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक है। लेकिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया असल में एक सार्वजनिक बैंक है यानी कि पब्लिक सेक्टर बैंक है। उसके बाद यदि हम बात करें निजी क्षेत्र के बैंक यानी प्राइवेट बैंक्स की, तो सबसे बड़ा बैंक जो है इंडिया का वो एचडीएफसी बैंक है। तो इसी बैंक के साथ अभी हाल ही में डीपीआईआईटी ने, जो कि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। भारत ने 2016 से जब स्टार्टअप इंडिया और मेक इन इंडिया जैसी स्कीम्स की शुरुआत की थी, इन पहलों की शुरुआत की थी, तब से ही हमारी एक कोशिश रही है कि जो हमारे स्टार्टअप्स हैं हम उनको वित्तीय सहायता, इसी के साथ साथ सूचना, जो जरूरी सूचना उन्हें चाहिए होती है, या बाजार में जो उनको मदद चाहिए होती है, वो हम करते रहें ताकि जो हमारे स्टार्टअप्स हैं वो लगातार बढ़ते चले जाएं और भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो मजबूत स्थिति में आ जाए। तो इसी साझेदारी का उद्देश्य इन स्टार्टअप्स को विश्व स्तरीय बैंकिंग और वित्तीय सेवाएं प्रदान करना है। साथ ही साथ मार्गदर्शन, ज्ञान साझाकरण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम भी प्रदान करना है। यानी हम सिर्फ बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं तक ही सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि जो जरूरी मार्गदर्शन और ज्ञान उनको चाहिए वो भी उनके साथ साझा किया जाएगा। वहीं पे हम बात करें उन स्टार्टअप्स की जो कि विनिर्माण क्षेत्रों में है यानी कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में है, उनके लिए हमने टैली सॉल्यूशंस, यानी हम का मतलब है डीपीआईआईटी, ठीक है, इन्होंने टैली सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के साथ भी एक समझौता ज्ञापन किया है ताकि जो डिजिटल रूप से हम इनको सशक्त बना सके। मजबूत करने के लिए इंडियन स्टार्टअप्स के इकोसिस्टम को डीपीआईआईटी ने भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री की एक पहल भी शुरू करी है, ठीक है, जिसको हम भास्कर नाम से भी जानते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं। दूसरी खबर है, भारत और एडीबी ने विनिर्माण क्षेत्र के विस्तार के लिए 350 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। दिसंबर 2024 में भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ने मल्टी मॉडल और एकीकृत लॉजिस्टिक सिस्टम यानी कि स्माइल कार्यक्रम के दूसरे उप कार्यक्रम के तहत 350 मिलियन अमेरिकी डॉलर की नीति आधारित ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। ऋण समझौते का उद्देश्य भारत के लॉजिस्टिक क्षेत्र को सुधारना और आधुनिक बनाना है, जिससे बहु मॉडल अवसंरचना विकास के लिए संस्थागत समर्थन को मजबूत करके लॉजिस्टिक्स की दक्षता को बढ़ाया जा सके। कार्यक्रम खर्चों को कम करके दक्षता बढ़ाकर लैंगिक समावेशन को बढ़ावा देकर और रोजगार के अवसर पैदा करके सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा। महाराष्ट्र और एडीबी ने नागपुर मेट्रो परियोजना के फेज 2 के लिए भी 1527 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता के लिए एक समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर किए। तो यदि हम बात करें इस खबर की तो देखिए, पहली चीज आपको समझना है एडीबी क्या होता है। एडीबी का मतलब है एशिया विकास बैंक या फिर हम इसे एशियन डेवलपमेंट बैंक के नाम से भी जानते हैं। ये मुख्यतः जो देश एशिया में पड़ते हैं उनको वित्तीय सहायता प्रदान करता है। क्योंकि भारत एशियाई विकास बैंक का एक सदस्य है, इसीलिए भारत जो है वो भी एशियन डेवलपमेंट बैंक से सहायता लेने के लिए हकदार है। तो इसी के तहत
भारत को एडीबी ने अभी 350 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण दिया है। ये जो ऋण है ये मुख्यतः मल्टी मॉडल और एकीकृत लॉजिस्टिक सिस्टम स्माइल यानी कि स्ट्रेटनिंग मल्टी मॉडल एंड इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम प्रोग्राम स्माइल प्रोग्राम के दूसरे उपक्रम या फिर चरण के लिए दिया गया। अब ऐसे में भारत की जो कोशिश है वो ये है कि जो हमारे विनिर्माण क्षेत्र है उसको हम किस तरीके से मजबूत कर सकते हैं, और उसको मजबूत करने के लिए सबसे बड़ा जो योगदान है वो हमें लॉजिस्टिक क्षेत्र में देना होगा, ताकि जो हमारी बहु मॉडल अवसंरचना है विकास के लिए उसे हम संस्थागत तौर पे समर्थन दे सके। इसी के लिए हम लोग ने लॉजिस्टिक क्षेत्र में इस ऋण को खर्च करने का फैसला लिया है, ताकि जो विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम चलते हैं विनिर्माण क्षेत्र में उनके खर्चों को कम किया जा सके, साथ ही साथ उनकी दक्षता को बढ़ाया जा सके, लैंगिक समावेशन को बढ़ावा भी दिया जा सके। यानी कि जो एक लैंगिक असमानता है इस समय भारत में, यानी जो पुरुष हैं वो ज्यादा हैं, जो महिलाएं हैं वो थोड़ा सा कम है इस समय जॉब्स में या फिर आप कह सकते हैं विनिर्माण क्षेत्रों में, तो इस लैंगिक समावेशन पे भी हम ध्यान दे सके, यानी जो लैंगिक असमानता है विनिर्माण क्षेत्र में उसको भी हम कम कर सके, और साथ ही साथ सतत आर्थिक विकास को भी हम बढ़ावा दे सके। वहीं पे एक और चीज है कि महाराष्ट्र सरकार ने भी एडीबी के साथ एक ऋण समझौते पे हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत जो नागपुर शहर है महाराष्ट्र का, वहां पे जो मेट्रो परियोजना है उसके फेज 2 के लिए 1527 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी जा सके। ठीक है, आइए अब आगे बढ़ते हैं। टीसीएस ने बैंक ऑफ भूटान के साथ डिजिटल कोर को आधुनिक बनाने के लिए समझौता किया। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज टीसीएस ने बैंक ऑफ भूटान के साथ साझेदारी की है ताकि बैंक के डिजिटल कोर को आधुनिक बनाया जा सके और ग्राहक सेवा को भी बेहतर किया जा सके। टीसीएस देश के डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर बैंक को संचालन को अनुकूलित करने और विभिन्न सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करने में मदद करने के लिए अपने टीसीएस बीएनसीएस ग्लोबल बैंकिंग प्लेटफॉर्म को लागू करेगा। यह प्लेटफॉर्म बैंक को बैंकिंग और भुगतान क्षेत्र में ग्राहक जमा, ऋण प्रबंधन, खुदरा सेवाओं और व्यापार वित्त सहित विभिन्न घटकों तक पहुंच प्रदान करेगा। टीसीएस 2016 से भूटान बैंक के लिए एक प्रौद्योगिकी भागीदार रहा है। अब देखिए यहां पे आपको दो चीजें समझनी है, एक टीसीएस और दूसरा बैंक ऑफ भूटान। पहले तो हम बात करें बैंक ऑफ भूटान की, तो असल में बैंक ऑफ भूटान जो है ये एक राष्ट्रीय बैंक है भूटान का, और भूटान जो है वो हमारा एक पड़ोसी मुल्क है, एक पड़ोसी देश है। टीसीएस की हम बात करें जिसका मतलब है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, ये ना सिर्फ भारत की बल्कि विश्व की भी सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है जो कि प्रौद्योगिकी सेवाएं प्रदान करती है। तो ऐसे में क्या हुआ है कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने एक साझेदारी करी है किसके साथ, बैंक ऑफ भूटान के साथ, जिसके तहत जो बैंक ऑफ भूटान है उसको डिजिटल कोर दिया जाएगा, जिसके तहत जो बैंक ऑफ भूटान का अभी का परंपरागत काम करने का तरीका है उसको आधुनिक बनाया जा सके। यानी कि डिजिटल तरीके से बैंक को बैंकिंग और भुगतान क्षेत्र में ग्राहक जमा, ऋण प्रबंधन, खुदरा सेवाएं और व्यापार सहित विभिन्न घटकों तक पहुंच मिल सके। हालांकि हम ये बात करें तो बैंक ऑफ भूटान को अभी डिजिटल कोड देने की बात दिसंबर 2024 में की गई है, लेकिन याद रखिएगा टीसीएस और भूटान बैंक की जो साझेदारी है वो 2024 की नहीं है बल्कि 2016 से ही ये दोनों साझेदार रहे। अब हम आगे बढ़ते हैं। टेमासेक के रेमन के स्पीड जैविको में हिस्सेदारी खरीदने के प्रस्ताव को सीसीआई ने मंजूरी दी। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने टेमासेक होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड की अप्रत्यक्ष पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी रेमन इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड को स्पीड जैविको एसएआरएल में एक निश्चित हिस्सेदारी खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। जैविको एसएलआरए वीजा आउटसोर्सिंग और संबंधित सेवाएं प्रदान करता है, जिसमें वीजा आवेदन और सरकारों और राजनीतिक मिशनों के लिए वाणिज्य दूतावास सेवाएं शामिल हैं।
रेमॉन इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड एक निवेश कंपनी है जो निवेशों को होल्ड करने का कार्य करती है। एक निश्चित सीमा से अधिक के सौदे के लिए नियामक की मंजूरी दी की आवश्यकता होती है, जो अनुचित व्यापार प्रथाओं पर नजर रखता है और बाजार में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है। तो यहां पे आपको तीन चीजें समझनी है। पहले, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। दूसरा, जैविको SARL। तीसरा, रेमॉन इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड। देखिए, पहली चीज आप ये समझिए कि जैविको SARL वीजा असल में था क्या। तो हम बात करें इसके बारे में, तो ये एक कंपनी है जो कि वीजा आउटसोर्सिंग और वीजा से संबंधित जो भी सेवाएं हैं, यानी कि वीजा का आवेदन करना, सरकार या राजनीतिक मिशनों के साथ वाणिज्य दूतावास की कई सारी सेवाएं होगी, वो प्रदान करते हैं। यानी मान लीजिए कि अगर आपको वीजा चाहिए किसी भी देश का जिससे भारत के रिश्ते जो है अच्छे हैं, और यदि आपको उस देश में जाना है घूमने फिरने के लिए या किन्हीं भी कारणों से, तो वीजा का आवेदन आप इनके द्वारा करवा सकते हैं। साथ के साथ जो आपको दूतावास की सेवाएं चाहिए वो भी आप ले सकते हैं। वहीं पे आपके आवेदन से लेके आपको अनुमति मिलने तक की जो बाकी चीजें हैं वो भी जैविको आपके लिए कर सकता है। तो जैविको SARL जो है वो असल में वीजा आउटसोर्सिंग और संबंधित सेवाएं प्रदान करता था। वहीं पे हम बात करें दूसरे की, तो दूसरा जो है यानी कि रेमॉन इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, असल में ये एक निवेश कंपनी है। यानी कि ये लोगों से पैसा लेके उसे निवेश करती है और बदले में उन्हें कुछ ना कुछ प्रतिशत हिस्सेदारी देती है। जैसे मान लीजिए अगर मेरे पास 1 करोड़ रुपए हैं और मुझे कहीं पे निवेश करना है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कहां निवेश करूं, तो मैं अपना पैसा रेमॉन इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड को दूंगा। वो मेरी जगह पे इस पैसे को कहीं ना कहीं निवेश करेंगे। उससे जो भी मुनाफा होगा उसका कुछ प्रतिशत मुझे मिलेगा और कुछ प्रतिशत हिस्सा रेमॉन इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड अपने पास रखेगा, क्योंकि जो पैसा था उन्होंने निवेश किया, सारी बुद्धि उनकी लगाई हुई थी, इसलिए कुछ परसेंटेज आपको नहीं देना पड़ेगा, लेकिन पैसा आपका था तो लाभ आपको मिलेगा। अब हुआ क्या कि रेमॉन इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने जैविको SARL में हिस्सेदारी खरीद ली। अब ऐसे में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग कहां से आ गया, इसको समझते हैं। तो देखिए, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग जिसकी शुरुआत साल 2002 से हुई थी, इसका मुख्य कार्य क्या है कि भारतीय बाजारों में निष्पक्षता को सुनिश्चित करना। यानी भारतीय बाजार में कभी भी एक तरफा चीजें ना हो जाए। तो इसी के लिए अगर दो कंपनियां हैं, दो से ज्यादा कंपनियां हैं, कितने भी व्यापार हैं, अगर कोई भी खरीद या बिक्री होती है व्यापारों में और अगर वो एक निश्चित सीमा से अधिक है जिससे कि बाजार प्रभावित हो सकता है, तो ऐसे में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग से अनुमति लेना अनिवार्य होता है। तो ताकि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग जो है वो यह सुनिश्चित कर सके कि ये व्यापार प्रथाओं को लेके है और साथ के साथ निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को भी बढ़ावा देता है। तो जब जैविको SARL में रेमॉन इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड ने हिस्सेदारी लेने की बात कही, तो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने इसकी जांच की, सभी घटकों को देखा और उसके बाद अब आखिरकार इनको मंजूरी दे दी गई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं रक्षा समाचारों के बारे में। AR सरकार और IA ने मेजर रालिंगनाउ बॉब गाथिंग वीरता संग्रहालय के प्रबंधन के लिए समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर किए। 2024 के दिसंबर में अरुणाचल प्रदेश सरकार ने अरुणाचल प्रदेश के तवांग में मेजर रालिंगनाउ बॉब गाथिंगता वीरता संग्रहालय के प्रबंधन के लिए भारतीय सेना के साथ एक समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर किए। कांगी दरांग तवांग उपायुक्त और 190 माउंटेन ब्रिगेड के ब्रिगेडियर VS राजपूत द्वारा मुख्यमंत्री पेमा खांडू की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन को औपचारिक रूप दिया गया। इस पहल का उद्देश्य संग्रहालय को एक प्रमुख ऐतिहासिक स्थल बनाए रखना है जो भारत की क्षेत्रीय अखंडता में क्षेत्र की रणनीति महत्व को दर्शाता है। मेजर बॉब खातिंग के 1951 में तवांग को भारत में एकीकृत करने में योगदान के इतिहास को संचित करने के महत्व को सहयोग उजागर करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं रक्षा समाचारों में। तो अमेरिका ने लंबी दूरी के हाइपरसोनिक हथियार डार्क ईगल का सफल परीक्षण किया।
दिसंबर 2024 में संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना ने अमेरिकी नौसेना के सहयोग से फ्लोरिडा के कैप कैनावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन पर अपने लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक वेपन यानी कि LRHW, जिसे डार्क ईगल के नाम से भी जाना जाता है, इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया। 2024 में LRHW के ट्रेलर आधारित लॉन्चर सिस्टम का उपयोग करते हुए हथियार के ऑल अप राउंड की यह दूसरी सफल एंड टू एंड उड़ान थी। यह घटना पेंटागन के हाइपरसोनिक मिसाइल विकास कार्यक्रम में बैटरी ऑपरेशन सेंटर और ट्रांसपोर्टर इरेक्टर लॉन्चर दोनों को शामिल करते हुए प्रणाली का पहला लाइव फायर प्रदर्शन था। इस पहल का उद्देश्य विशेष रूप से दक्षिण चीन सागर जैसे रणनीतिक क्षेत्रों में अमेरिका की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करना है। वहीं पे अब बात करते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी समाचारों के बारे में। जस्केलर थ्रेट लैब्स रिपोर्ट, मोबाइल मैलवेयर हमलों के लिए भारत वैश्विक सूची में शीर्ष पर। जस्केलर थ्रेट लैब्स 2024 मोबाइल IoT और OT खतरे की रिपोर्ट के अनुसार मोबाइल मैलवेयर हमलों के मामले में भारत वैश्विक सूची में शीर्ष पर है, जो विश्व भर के 28% हमलों के लिए जिम्मेदार है। यह 2023 में अपनी पिछली तीसरी स्थान की रैंकिंग से एक महत्वपूर्ण छलांग है, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका के 27.3% और कनाडा के 15.9% को पार कर गया है। रिपोर्ट में मोबाइल स्पाईवेयर में 111% की वृद्धि और बैंकिंग मैलवेयर में 29% की वृद्धि को उजागर किया गया है, जो वित्तीय रूप से प्रेरित साइबर हमलों में तेज वृद्धि को दर्शाता है। उद्यमों से आग्रह किया जाता है कि वह महत्वपूर्ण संचालन की सुरक्षा और बढ़ते खतरे का जवाब देने के लिए एक शून्य विश्वास सुरक्षा ढांचा अपनाएं। आगे बढ़ते हुए नेस्कॉम और DIFC ने सीमा पार तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। सॉफ्टवेयर और सेवा कंपनियों के राष्ट्रीय संघ नेस्कॉम और दुबई अंतर्राष्ट्रीय वित्त केंद्र DIFC ने फिनटेक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और नवाचार में सीमा पार सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन यानी MOU पे हस्ताक्षर किए। साझेदारी 3000 से अधिक नेस्कॉम सदस्य कंपनियों को DIFC के इनोवेशन हब, दुबई AI कैंपस और इसकी प्रमुख कंपनियों के व्यापक नेटवर्क तक अनूठी पहुंच प्रदान करती है। वेबिनार, गोलमेज सम्मेलन, रोड शो और नेटवर्किंग कार्यक्रम जैसी गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा ताकि ज्ञान साझा करने और व्यवसाय को बढ़ाने के अवसर प्रदान किए जा सके। DIFC मध्य पूर्व अफ्रीका और दक्षिण एशिया यानी कि मियासा या MEASA में अंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र है, जो 77 देशों को कवर करता है और 6150 सक्रिय पंजीकृत कंपनियों का भी घर है। आगे बढ़ते हुए इसरो ने गगनयान G1 मानव रहित मिशन के लिए HLV-M3 G1 लॉन्च अभियान शुरू किया। 2024 के 18 दिसंबर को इसरो ने आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में गगनयान G1 बिना चालक मिशन के लिए मानव रेटेड लॉन्च वाहन मार्क 3 यानी कि HLV-M3 G1 ऑर्बिटल मॉड्यूल OM1 के लॉन्च अभियान की शुरुआत की। मिशन का उद्देश्य S-200 मोटर खंडों के एकीकरण के साथ देश की पहली मानव युक्त अंतरिक्ष उड़ान को प्राप्त करना है। मिशन की तैयारी में SDFC में नियंत्रण प्रणालियों, एवियोनिक्स और क्रू एस्केप सिस्टम तत्वों को इकट्ठा करना और विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में क्रू मॉड्यूल का एकीकरण शामिल है। HLV-M3 G1 लॉन्च अभियान 18 दिसंबर 2014 को हुए लॉन्च व्हीकल मार्क 3 यानी कि LV-M3X केयर की 10वीं वर्षगांठ के साथ मेल खाता है। आगे बढ़ते हुए देखते हैं EU ने 10 अरब यूरो का IRIS-2 सैटेलाइट नेटवर्क पेश किया। 2024 में 19 दिसंबर को यूरोपीय संघ ने 10 बिलियन यूरो के इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेसिलियंस, इंटरकनेक्टिविटी एंड सिक्योरिटी बाय सैटेलाइट
स्पेस प्रोग्राम पहल की शुरुआत की। परियोजना का उद्देश्य एक मजबूत, आपस में जुड़े और सुरक्षित यूरोप के लिए स्पेस कंसोर्टियम के सहयोग से विकसित निम्न और मध्य पृथ्वी कक्षाओं में 290 उपग्रहों के नेटवर्क को तैनात करना है। यह तारामंडल 264 निम्न पृथ्वी कक्षा और 18 मध्यम पृथ्वी कक्षा उपग्रहों से मिलकर बनेगा और इसके 2030 में सेवा में होने की उम्मीद है। स्पेस राइस यूरोपीय आयोग और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के बीच ब्रसेल्स में यूरोपीय आयोग मुख्यालय में एक समारोह के दौरान एक समझौते पे हस्ताक्षर किए गए। आगे बढ़ते हुए नासा ने TESS या टेस का उपयोग करके TOI 3261b एक्सोप्लैनेट की खोज की। नासा के वैज्ञानिकों की एक टीम ने ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट का उपयोग करके TOI 3261b नामक एक रोचक एक्सोप्लैनेट की खोज की है। TOI 3261b एक नेपच्यून जैसा ब्रह्मांड ग्रह है जो के प्रकार के तारे की परिक्रमा कर रहा है, जिसका द्रव्यमान 30.3 पृथ्वी के बराबर है और यह अपने तारे की एक परिक्रमा केवल 0.9 दिनों की यात्रा में पूरी कर लेता है। यह महाग्रह तारे से 0.01714 खगोलीय इकाई यानी AU की दूरी पर स्थित है और गर्म नेपच्यून की दुर्लभ श्रेणी में आता है। वैज्ञानिकों का सुझाव है कि TOI 3261b संभवतः एक विशाल गैस दानव के रूप में शुरू हुआ था, लेकिन फोटो वेपोराइजेशन और ज्वारीय पटीकरण के कारण बदल गया। वहीं पे अब बात करते हैं महत्वपूर्ण दिनों की खबरों के बारे में। पहला, संयुक्त राष्ट्र विश्व ध्यान दिवस 21 दिसंबर 2024 को मनाया गया। संयुक्त राष्ट्र ने 21 दिसंबर 2024 को पहली बार विश्व ध्यान दिवस मनाया ताकि ध्यान के गहन मानसिक, शारीरिक और सामाजिक लाभों पर जोर दिया जा सके। 29 दिसंबर 2024 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 6 देशों द्वारा सह प्रायोजित एक प्रस्ताव को सर्वसम्मति से अपनाने के बाद 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस घोषित किया। प्रस्ताव को 6 दिसंबर 2024 को 193 सदस्यीय UNGA द्वारा अपनाया गया और लिंकेस्टीन द्वारा प्रस्तुत किया गया। प्रस्ताव का यह सह प्रायोजन बांग्लादेश, बुल्गारिया, बुरुंडी, डोमिनिकन गणराज्य, आइसलैंड, लक्जमबर्ग, मॉरिशस, मोनाको, मंगोलिया, मोरक्को, पुर्तगाल और स्लोवेनिया द्वारा भी किया गया था। वहीं पर आगे बढ़ते हुए संयुक्त राष्ट्र विश्व बास्केटबॉल दिवस 21 दिसंबर 2024। संयुक्त राष्ट्र विश्व बास्केटबॉल दिवस का दूसरा संस्करण 21 दिसंबर 2024 को पूरे विश्व में वार्षिक रूप से मनाया गया। यह दिन बास्केटबॉल के वैश्विक महत्व का जश्न मनाता है। इसके लिंग समानता को बढ़ावा देने, महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाने और मानवाधिकारों को बढ़ावा देने में इसकी भूमिका को मान्यता देता है। 2023 में प्रतिनिधि पहली बार के अवसर को चिन्हित करने के लिए स्विट्जरलैंड के मिज में अंतरराष्ट्रीय बास्केटबॉल महासंघ के हाउस ऑफ बास्केटबॉल में एकत्र हुए थे। बास्केटबॉल खेल का आविष्कार 31 दिसंबर 1881 को 1881 को डॉक्टर जेम्स नाइस स्मिथ द्वारा इंटरनेशनल YMCA ट्रेनिंग स्कूल स्प्रिंगफील्ड मैसाचुसेट्स में किया गया था। अब हम बात करते हैं नियुक्तियों और इस्तीफों खबरों के बारे में। तो पैट गैल्सिंगर ने इंटेल कॉर्पोरेशन के CEO के रूप में सेवानिवृत्ति ली। पैट गैल्सिंगर इंटेल कॉर्पोरेशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी 4 दशकों से अधिक के विशिष्ट कार्यकाल के बाद सेवानिवृत्त हो गए हैं। उनकी सेवानिवृत्ति 1 दिसंबर 2024 को प्रभावी होगी, जब उन्होंने अपनी कार्यकारी भूमिका और निदेशक मंडल दोनों से ही इस्तीफा दे दिया। उन्हें डेविड जिंसर कार्यकारी उपाध्यक्ष और मुख्य वित्तीय अधिकारी और मिशेल जॉर्जटन हॉल्थहाउस नवगठित इंटेल उत्पाद समूह की प्रमुख द्वारा अंतरिम सह मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के रूप में प्रतिस्थापित किया गया। पैट गैल्सिंगर की यात्रा इंटेल के साथ
1979 में शुरू हुई थी, जहां वह कंपनी के पहले मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी बने थे। वहीं पे आगे बढ़ते हुए यूरोग्रिप टायर्स ने राइडर्स को सशक्त बनाने के लिए MS धोनी को ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया। यूरोग्रिप टायर्स, जो कि भारत का प्रमुख ब्रांड है, जो कि 2 पहिया और 3 पहिया यानी कि 2 और 3 व्हीलर और ऑफ हाईवे टायर्स के लिए जाना जाता है, इसने महान क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है। MS धोनी, जो अपनी विश्वसनीयता, प्रदर्शन और राइडिंग के प्रति जुनून के लिए जाने जाते हैं, यूरोग्रिप टायर्स के उस दृष्टिकोण के साथ मेल खाते हैं जो हर यात्रा पे राइडर्स को नियंत्रण और आत्मविश्वास प्रदान करता है। इस साझेदारी का उद्देश्य ब्रांड की उपस्थिति को बढ़ाना और मोटरसाइकिल प्रेमियों को आकर्षित करना है। टीवीएस श्रीचक्र लिमिटेड टीवीएस मोबिलिटी ग्रुप का हिस्सा है, जो कि यूरोग्रिप, टीवीएस यूरोग्रिप और टीवीएस टायर्स के निर्माता है, जिन्होंने 1982 में स्थापित हुआ था और इसका मुख्यालय चेन्नई, तमिलनाडु में है। वहीं हम बात करें रैंक और रिपोर्ट्स की खबरों के बारे में। नीति आयोग ने रिपोर्ट सुरक्षित आवास विनिर्माण वृद्धि के लिए श्रमिक आवास जारी करी। 19 दिसंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग ने साइट एडजस्टमेंट्स फैक्ट्री एम्प्लॉय एकोमोडेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ के लिए वर्कर हाउसिंग शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी करी है। रिपोर्ट भारत की विनिर्माण वृद्धि का समर्थन करने के लिए औद्योगिक श्रमिकों के लिए सुरक्षित, सस्ती, लचीली और कुशल आवास समाधान के महत्व पर जोर देती है। यह पहल केंद्रीय बजट 2024 से 25 का भी हिस्सा थी और भारत के औद्योगिक क्षेत्रों में श्रमिक आवास चुनौतियों को संबोधित करने का लक्ष्य रखती है। यह एक सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के तहत निष्पादित किया जाएगा, जिसमें व्यवहार्यता, अंतर वित्त पोषण, समर्थन और प्रमुख उद्योगों से योगदान शामिल होगा। अब हम बात करते हैं शोक समाचारों के बारे में। ऑबिचुरी न्यूज। प्रख्यात पुरातत्वविद केवी रमन का 90 वर्ष की आयु में निधन। नवंबर 2024 में प्रसिद्ध पुरातत्वविद और विद्वान केवी रमन का 90 वर्ष की आयु में चेन्नई, तमिलनाडु में निधन हो गया। वह 1934 में तमिलनाडु के चिंगलपूट में पैदा हुए थे और प्राचीन भारतीय इतिहास, विशेष रूप से पांड्य इतिहास के अध्ययन में उनके असाधारण योगदान के लिए जाने जाते थे। केवी रमन मद्रास विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के साथ कार्य करते थे। कई महत्वपूर्ण उत्खननों में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई है। उनके विविधतापूर्ण कार्य ने उन्हें कई पुरस्कार दिलाए, जिसमें यूनेस्को क्षेत्रीय शैक्षिक पुरस्कार और कॉमनवेल्थ विश्वविद्यालय संघ के वरिष्ठ फेलो के रूप में मान्यता शामिल है। वहीं पे आगे बढ़ते हुए पूर्व विश्व स्नूकर चैंपियन टैरी ग्रिफ्स का निधन। दिसंबर 2024 में टैरी ग्रिफ्स ब्रिटिश खिलाड़ी और पूर्व विश्व स्नूकर चैंपियन का 77 वर्ष की आयु में वेल्स, यूनाइटेड किंगडम में निधन हो गया। उन्होंने 1979 में क्रूजफील्ड वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतकर इतिहास रचा और स्नूकर में ट्रिपल क्राउन हासिल किया। 1997 में सेवानिवृत्त होने के बाद वह एक सफल कोच बन गए और मार्क विलियमसन, स्टीफन हेनरी और मार्क एलन जैसे शीर्ष खिलाड़ियों को मार्गदर्शन देने लगे। खेल में उनके योगदान के लिए उन्हें साल 2007 में ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से भी सम्मानित किया गया था। आगे बढ़ते हुए प्रसिद्ध लोक कलाकार और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित दर्शनम मोगिलिया का निधन हो गया। दिसंबर 2024 में प्रसिद्ध लोक कलाकार और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित दर्शनम मोगिलिया का 73 वर्ष की आयु में वरांगल, तेलंगाना में निधन हो गया। वह 1991 में आंध्र प्रदेश, जो कि अब तेलंगाना है, इसके ओसालिंकुटा में पैदा हुए थे और पारंपरिक लोक संगीत में उनके योगदान के लिए 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किए गए थे। दर्शनम मोगिलिया तेलंगाना के लोक संगीत की धरोहर को सुनिश्चित करने वाले 12 सीडी किन्नरा के अद्भुत आविष्कार के लिए जाने जाते थे। उनके काम को टॉलीवुड फिल्म बलगम में दर्शकों से ध्यान मिला, जहां उन्होंने दिल को छूने वाला गीत टोडुमा गा टोडंडी गाया।
अब बात करते हैं हम अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन न्यूज के बारे में। तो ESIC ने सऊदी अरब में RSSF एशिया प्रशांत में 4 पुरस्कार जीते। कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने सऊदी अरब के रियाद में एशिया और प्रशांत के क्षेत्रीय सामाजिक सुरक्षा मंच में 4 पुरस्कार जीते हैं। ESIC को अपनी मोबाइल एप्लीकेशन यानी कि आस्क ऑन अपॉइंटमेंट AAA+ के लिए विशेष उल्लेख के साथ एक मेरिट प्रमाण पत्र और व्यावसायिक दुर्घटना और रोग, स्वतंत्र निवेश और प्रणाली लचीलापन के लिए 3 मेरिट प्रमाण पत्र प्राप्त हुए। पुरस्कार निगम की ओर से श्री अशोक कुमार सिंह, महानिदेशक, ESIC द्वारा प्राप्त किए गए। ESIC आस्क ऑन अपॉइंटमेंट मोबाइल ऐप 8 भाषाओं का समर्थन करता है, जिसमें अंग्रेजी, हिंदी और 6 क्षेत्रीय भाषाएं भी शामिल हैं। तो इसी के साथ हमने देख लिया है 24 दिसंबर 2024 में हुई कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। आप सभी से निवेदन है कि जो भी चीजें हमने पढ़ी समझी उन्हें एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। मिलते हैं दूसरे लेक्चर में। इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। आप सभी का धन्यवाद।